2 जुलाई 2026 को अभी थोड़े दिनों पहले ही दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जापान की प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकाइची बैठी है और एक ही विजिट में इंडिया के साथ $12.5 बिलियन की मेगा डील्स साइन हो जाती है। न्यूज में इसे सिर्फ एक नॉर्मल फॉरेन इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बताकर हटा दिया जाता है, लेकिन इन डील्स के पीछे एक बहुत डार्क सच्चाई छुपी है जो कोई नहीं बता रहा। सच ये है कि जापान प्रैक्टिकली मर रहा है। पिछले 16 ईयर्स से जापान हर साल ऑलमोस्ट एक पूरी टियर 2 इंडियन सिटी जितनी पॉपुलेशन खो रहा है। उनके पास बेशुमार पैसे हैं, दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, पर उसे आगे बढ़ाने वाले लोग ही नहीं बचे हैं। और आज अपनी आखिरी सर्वाइवल के लिए जापान अपना सारा पैसा और सबसे सीक्रेट टेक्नोलॉजी इंडिया के दरवाजे पर लाके रख रहा है। इसीलिए आज समझते हैं कि जापान अपना सबसे बड़ा डीप टेक और डिफेंस सीक्रेट इंडिया को क्यों दे रहा है। इन डील्स के पीछे छुपा केयर ड्रेन का खतरा इंडिया के लिए कितना बड़ा है, और क्या ये वाकई सच्ची दोस्ती है या सिर्फ जापान जिंदा रहने की मजबूरी में ये सब कर रहा है। आइए देखते हैं। वैसे आप में से बहुत लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मी एंड आवर टीम वुड बी रियली थैंकफुल इफ यू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं हूं जील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अपग्रेड। चैप्टर 1 द ब्लड डेट। ये सब कुछ समझने के लिए हमें आज से 70 इयर्स पीछे जाना होगा, एक ऐसे वक्त में जब हिस्ट्री लिखी जा रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 के ठीक बाद 1952 में पूरी दुनिया जापान को सबक सिखाना चाहती थी। सैन फ्रांसिस्को में एक पीस ट्रीटी ड्राफ्ट हुई जिसमें जापान की इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी पर बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, लेकिन इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। प्राइम मिनिस्टर नेहरू का इसके लिए बेस बिल्कुल क्लियर था कि एक इंडिपेंडेंट जापान को अपने डिसीजंस खुद लेने का हक होना चाहिए, किसी और की शर्तों पर नहीं। और उस ट्रीटी के बजाय इंडिया ने 1952 में जापान के साथ एक अलग इंडिपेंडेंट ट्रीटी साइन की, और एक ऐसी चीज की जो उस टाइम पे किसी देश ने नहीं की थी। इंडिया ने जापान पर लगाया गया वॉर रिपेरेशंस यानी वॉर का रीपेमेंट पूरी तरह से वेव ऑफ कर दिया। यानी जब बाकी दुनिया जापान से पैसे लेने के लिए रुकी थी, इंडिया ने उन्हें जाने दिया। लेकिन ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक 40 इयर्स बाद 1991 में हिस्ट्री ने पूरा चक्कर काटा। इंडिया उस वक्त बैंकरप्ट होने ही वाला था। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरकर सिर्फ $1.1 बिलियन रह गए थे। हालात इतनी खराब थी कि गवर्नमेंट ने टोक्यो में अपनी खुद की एम्बेसी बिल्डिंग बेचने तक का प्लान बना लिया था। इंडिया ने दुनिया के हर बड़े देश से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। और ऐसे वक्त में सिर्फ एक कंट्री आगे आया, जापान। उन्होंने एक इमरजेंसी लोन ग्रांट किया जिसने इंडिया को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह सालों तक इस एहसान का जिक्र करते रहे थे। तो दोनों कंट्रीज का रिश्ता कोई डिप्लोमेटिक चैरिटी नहीं है, ये 2 बार एक दूसरे को डूबने से बचाने का रिकॉर्ड है। और ठीक इसी ट्रस्ट के फाउंडेशन पर आज एक ऐसा फाइनेंशियल गेम खेला जा रहा है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। चैप्टर 2 द फाइनेंशियल एल्केमी। इस ट्रस्ट और फाइनेंस गेम का सबसे पहला प्रूफ है मारुति सुजुकी। 1980s में इंडियन गवर्नमेंट अपनी खुद की कार कंपनी मारुति उद्योग को नहीं बचा पा रही थी। तब सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने आकर उसमें 26% स्टेक्स ले लिए। याद रखिए, खुद सुजुकी उस वक्त जापान की एक बहुत छोटी ऑटोमेकर हुआ करती थी। 1983 में जब मारुति 800 लॉन्च हुई तो उसने इंडियन मिडिल क्लास की डेफिनेशन ही बदल दी। आज हालात ये है कि इंडिया अकेले सुजुकी के ग्लोबल व्हीकल प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 60% हिस्सा बनाता है। और यही वो पॉइंट है जो कोई कनेक्ट नहीं करता कि जिस कंपनी को सुजुकी ने बनाया, सिखाया और फंडिंग दी, वो आज मार्केट वैल्यू में अपने खुद के पेरेंट से लगभग डबल हो चुकी है। और अब सुजुकी का ये कंपनी वाला फॉर्मूला आज पूरे देश में अप्लाई हो रहा है। अगस्त 2025 में दोनों गवर्नमेंट्स ने इन्वेस्टमेंट टारगेट बढ़ाकर अगले 10 साल के लिए 10 ट्रिलियन येन यानी रफली $68 बिलियन कर दिया है। पिछला टारगेट सिर्फ 11 महीनों के अंदर वक्त से पहले ही पूरा हो चुका था। मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन एनर्जी को मिलाकर 120 MOUs साइन हो चुके हैं। और 2 जुलाई 2026 को एज आई ऑलरेडी सेड अकेले $12.5 बिलियन की फ्रेश कमिटमेंट्स आई। लेकिन इन सारे पैसों के पीछे की फाइनेंशियल इंजीनियरिंग आपको हैरान कर देगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। इस प्रोजेक्ट का 81% हिस्सा जापान की जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जाइका फाइनेंस कर रही थी, जिसका इंटरेस्ट रेट ईयरली सिर्फ 0.1% है। और रीपेमेंट का वक्त 50 ईयर्स का है, जिसमें से पहले 15 साल इंडिया को सिर्फ इंटरेस्ट ही चुकाना है, जो रफली 100 करोड़ ही बनता है।
अगर इंडिया ये पैसे नॉर्मल मार्केट रेट पर भी उठाता तो सिर्फ उन्हें इंटरेस्ट में ही 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा देने पड़ते। अब सवाल यह है कि जापान इतने इजीली पैसे क्यों दे रहा है, क्योंकि जापान के अपने घर में इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट 0 हो चुके हैं। उनके कैपिटल पर उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, इसीलिए वो अपने पैसे बाहर भेज रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन पर कि इन बड़े प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स और रोलिंग स्टॉक जैसे ट्रेन के कोचेस जापानीज कंपनी से ही आएंगे। यानी ये लोन इंडिया की मदद भी है और हिटाची जैसी जापानीज हैवी इंडस्ट्रीज को जिंदा रखने का एक मास्टर प्लान भी। इनफैक्ट बुलेट ट्रेन के ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम थी, जापानीज कंपनीज इंडिया के कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी और पेपर वर्क में सीधा ऑपरेट नहीं कर पा रही थी। उन्हें कल्चर शॉक लग रहा था। इसका एक बहुत स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला गया, जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स। राजस्थान के नीमराना में एक 1100 एकर्स का जोन बनाया गया जहां टोयोटा, डाइकिन और हिटाची जैसी कंपनीज बैठी हैं। यहां तक कि इनके लिए जापानीज कराओके लाउंजेस और ऑथेंटिक रामेन शॉप्स भी बनाए गए हैं। ये लिटरली एक मिनी जापान है जो इंडिया के अंदर बनाया गया है ताकि उनके पैसे बिना किसी फ्रिक्शन के अंदर आ सके। इंफ्रास्ट्रक्चर और कार्स तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन अब इस गेम में एक ऐसी चीज़ की एंट्री हो रही है जिसकी टेक्नोलॉजी जापान कभी किसी भी देश को नहीं देता। चैप्टर 3 द डीप टेक वेपन। असली हाई स्टेक्स गेम तो अब शुरू हो रही है ऐसी टेक्नोलॉजीज में जो आज किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी को डिफाइन करती है, सेमीकंडक्टर्स और डिफेंस। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए कुछ बहुत ही स्पेशलाइज्ड केमिकल्स चाहिए होते हैं, जैसे फोटोरेसिस्ट्स और अल्ट्रा प्योर गैसेस, और इस मार्केट में जापान का ग्लोबल शेयर 70 to 90% के बीच है। ये एक एब्सोल्यूट मोनोपोली है और अब यही मोनोपोली इंडिया शिफ्ट हो रही है। टोक्यो इलेक्ट्रॉन और सुमिटोमो केमिकल ने गुजरात के ढोलेरा में इंडिया के पहले कमर्शियल फैब्रिकेशन प्लांट के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक पार्टनरशिप कर ली है। साथ ही रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स भी सीजी पावर के साथ मिलकर गुजरात में अपनी ओसेट फैसिलिटी बना रहा है, जहां इन चिप्स को असेंबल और टेस्ट किया जाएगा। और इस इकोसिस्टम को चलाने के लिए जो ब्रेन पावर चाहिए उसकी तैयारी आसाम में हो रही है। वहाँ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लांट के साथ जापान की जाइका ने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कनेक्ट कर दिए हैं। और ये सिर्फ एक असेंबली जॉब नहीं है, ये उन इंडियन इंजीनियर्स के लिए एक डायरेक्ट शॉर्टकट है जो पिछले 20-25 सालों से सिर्फ आईटी सर्विसेज में बैक ऑफिस में ही काम कर रहे हैं। अब वो सीधा हार्डवेयर डिजाइन और फैब्रिकेशन की ग्लोबल सप्लाई चेन में एंटर कर सकेंगे। लेकिन जापान का सबसे बड़ा मूव चिप्स में नहीं, डिफेंस में आया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही जापान की एक्सपोर्ट पॉलिसी स्ट्रिक्टली पैसिफिस्ट रही है, यानी वो अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी किसी देश के साथ शेयर नहीं करते। लेकिन 2026 के इस समिट में ये सबसे पुरानी आदत भी टूट गई। पहली बार जापान और इंडिया मिलकर यूनिकॉर्न नाम का एक इंटीग्रेटेड नेवल स्टेल्थ एंटीना सिस्टम को डेवलप कर रहा है, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इंडियन नेवी के लिए बनेगा। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक वेपन सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो देश पिछले 80 ईयर्स से अपनी टेक्नोलॉजी और सीक्रेसी किसी और को नहीं देना चाहता, वो आज अपनी चिप्स की केमिस्ट्री और डिफेंस के सीक्रेट्स दोनों एक साथ इंडिया के हवाले कर रहा है। यही दिखाता है कि इस बदलती हुई इकोनॉमी में सबसे बड़ा एडवांटेज उन्हीं को मिलेगा जो फ्यूचर रेडी है। अपग्रेड के ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस और डिग्री प्रोग्राम्स, चाहे वो एआई, डेटा साइंस या टेक मैनेजमेंट में हो, आपको इन्हीं कटिंग एज रोल्स के लिए तैयार करते हैं, वो भी अपनी करंट जॉब छोड़े बिना। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स। कमिंग बैक, सवाल यह है कि क्या सच में सब कुछ इतना परफेक्ट है? चैप्टर 4 द ट्रिपल क्राइसिस। लेट्स टॉक ऑनेस्टली, अगर आप ध्यान से देखें तो इस इंडिया जापान रिलेशन में 3 बहुत बड़े क्रैक्स एक साथ खुल रहे हैं। पहला क्रैक है केयर ड्रेन। अगस्त 2025 में दोनों कंट्रीज के बीच एक ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज पार्टनरशिप बनी, जिसका टारगेट है अगले 5 साल में 5 लाख लोगों का एक्सचेंज। इसमें से 50,000 स्किल्ड इंडियंस स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर वीजा पर जापान जाएंगे। ये तो ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी डिमांड है एल्डर केयर की। जापान की मीडियन एज आज 50 इयर्स को छू रही है, जबकि इंडिया की सिर्फ 29 है। इस 21 इयर्स के एज गैप को भरने के लिए आज असम में ट्रेनिंग सब्सिडीज दी जा रही है और मणिपुर यूनिवर्सिटी में जापानीज लैंग्वेज सेंटर्स खुल रहे हैं। टारगेट है हमारे यंग इंडियंस जापान जाकर उन एल्डरली या बुजुर्गों की देखभाल करें जिनके अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस कभी बॉर्न ही नहीं हुए। बेशक ये एक वेल पेइंग काम है जहाँ सैलरी 1 लाख रुपए तक जाती है, पर यहाँ एक डार्क रियलिटी है कि अगर हमारी यूथ वहाँ ये काम करने चली जाएगी तो 30 सालों बाद हमारे अपने गांव में कौन बचेगा? दूसरा क्रैक है ट्रस्ट का गैप। जिस बुलेट ट्रेन को इस फ्रेंडशिप का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है, वहीं आज सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है। जापान चाहता था कि इस ट्रेन की सिग्नलिंग उनके DSATC स्टैंडर्ड पर हो, जो इंडिया को हमेशा के लिए जापान पर डिपेंडेंट लॉक इन कर देता।
इंडिया ने इस पर साफ मना कर दिया और यूरोपियन सिस्टम चूज किया। इस रिजेक्शन से नाराज होकर हाल ही में 17 जुलाई को जापान के फॉरेन मिनिस्टर हिडेकी ने ओपनली लिख दिया कि इंडिया बार बार अपने कमिटमेंट से मुकर जाता है। इंडियन ऑफिशियल्स ने तो इस बात को दबा दिया, पर दोनों कंट्रीज के न्यूज सर्कल्स में एक ट्रस्ट डेफिसिट साफ दिख गया। रिजल्ट, जिस बुलेट ट्रेन को 2023 में शुरू होना था उसका पहला सेक्शन अब अगस्त 2027 तक पुश हो गया है। और तीसरा क्रैक सबसे कॉन्ट्रडिक्टरी है। जापानीज गवर्नमेंट जितनी तेजी से इंडियन वर्कर्स को बुलाने की पॉलिसी बना रही है, वहां की लोकल पब्लिक उतनी ही तेजी से इसके अगेंस्ट है। लेट 2025 में वसेडा यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 59% जापानीज रेस्पोंडेंट्स ने कहा कि वो फॉरेन वर्कर्स के खिलाफ है। यानी जिस देश को लिटरली अपनी सर्वाइवल के लिए बाहर से वर्कर्स चाहिए, उसी देश की जनता उन्हें एक्सेप्ट करने से सबसे ज्यादा डाउट कर रही है। तो सच्चाई ये है कि ये कोई चैरिटी या वन साइडेड एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, एक बहुत ही एसिमेट्रिक सा रिलेशन है जहां जरूरत तो दोनों तरफ बराबर है, पर दरवाजे अभी पूरी तरह से नहीं खुले हैं। इंडिया की मीडियन एज 29 है, जापान की 50। ये 21 इयर्स का गैप ही असली करेंसी है जिसका ट्रेड हो रहा है। जापान के पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास टाइम है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम इस वक्त का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं या उसे बेटर बना के खुद को और वर्ल्ड को वापस देते हैं। What are your thoughts on all of this? बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।